आजाद भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम था वो। 4 दिन के अंदर कई हजार लोगों को बेदर्दी से मार डाला गया था। सैकड़ों परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए, आशियाने उजड़ गए, घरों का नामो निशान तक नहीं बचा। खौफ के वो 4 दिन और इंतजार के ये 25 साल। इंतजार इंसाफ का, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का। और कुछ तो बचा भी नहीं उनके पास जो 84 के दंगों का निशाना बने। क्या हुआ था 1984 में उन लोगों के साथ? कैसे बीते ये 25 साल? क्या अब भी वो खौफनाक मंजर उन्हें सताता है? हमसे बांटेंगे वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया और शायद इंसाफ की उम्मीद थी। सोचिए उस लड़की का दर्द जिसने अपनी नजरों के सामने अपने पिता को जलते आग में पूरी तरह से झुलसते हुए देखा हो। हर तरफ आग ही आग, सैकड़ों दंगाई और उन सब के बीच अकेले बेबस असहाय उसके पिता। निर्प्रीत ने अपनी आंखों से हैवानियत का वो रूप देखा था। बहुतों से मिन्नतें की उसने, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सब उस भीड़ का हिस्सा थे जो बिना देखे बेगुनाहों का खुलेआम कत्ल कर रही थी। भीड़ उसकी तरफ भी बढ़ी, पर किस्मत ने उसे बचा लिया। लेकिन जिंदगी भर के लिए ऐसा दर्द दिया कि मैथमेटिक्स ऑनर्स की वो होशियार छात्रा उग्रवादी बन गई। निर्प्रीत जी, आज भी वो यादें पीछा नहीं छोड़ती? बिल्कुल। अभी मैंने अपने फादर की तस्वीर देखी है, अपने घर की फैमिली का देखा तो फिर याद तो आता ही है। क्या हुआ था? रात को 1:30 बजे के करीब में गुरुद्वारे के ग्रंथी आए हैं। वो कहते हैं कि 2 कप चाय बना दो, रात की पुलिस आई हुई है। डेली रूटीन के हिसाब से मेरे डैडी सुबह 1:30 बजे उठ जाते थे, मम्मी डैडी। तो उनके पाठ करने के बाद वो लोग गुरुद्वारे चले गए हैं। वहाँ पर उनसे पुलिस वालों से बात की कि आप लोग कैसे हैं? कहते सरदार जी, हम लोग आपकी हिफाजत के लिए आए क्योंकि ये लोग गुरुद्वारे जला रहे हैं और ये दंगे कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई हंगामा ना हो, इसलिए हम आए हैं। जब मॉर्निंग में अरदास के बाद मैं भी सुबह 5:30 बजे गई हूँ गुरुद्वारे, मैंने भी देखा वहाँ पर पुलिस बैठे। लेकिन उसके बाद जब भोग पड़ गया अरदास के बाद हमने देखा तो वहाँ पर पुलिस वाला कोई नहीं था, वो वहाँ से निकल चुके थे। फिर सबको हैरानी हुई कि ये बिना बताए और ये चले गए, ये क्या बात है। तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। अभी हम घर पर आए ही हैं तो इतनी देर में हमारे गुरुद्वारे को अटैक कर दिया, गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया। तो हम लोग मैं और मेरा सबसे छोटा भाई निर्मोलक सिंह, उस वक्त उसकी उम्र 9 साल थी। हम 3 साइड ओपन होने की वजह से हम तीसरे जो मेन गली वाले रोड से हम उधर से गेट से एंटर बाहर निकल के और हमने गुरुद्वारे से वो मार्च का स्वरूप उठा के और अपने घर आ गए। मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारी 4 दीवारी टूट चुकी है और ये लोग हमारे अंडरग्राउंड में कर चुके हैं। वहाँ पर मैं घिर गई। जब मुझे घिरा हुआ देखा तो मुझसे छोटा भाई है जो निर्पाल सिंह, उसने देखा, वो फटाफट बाहर निकला, उसने खिड़की से देखा और वो कृपान लेके बाहर निकल गया। तो उन्होंने फिर वो लोग काफी हंगामा कर रहे थे, उन्होंने मेरी टांग पर मार दिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे भाई को पकड़ा। फिर एकदम मेरे फादर निकल गए बाहर। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे बच्चों को क्यों मार रहे हो, हमारे पर क्यों अटैक कर रहे हो? हमने नहीं, अगर वो आपके देश की प्रधानमंत्री थी तो हमारे भी देश की प्रधानमंत्री थी। आपके पिता के साथ उस दिन क्या हुआ? सबसे पहले जब मेरे डैडी को लगाया आग तो बांधा नहीं था और ऐसे ही वो चिड़क के वो आग लगा गए। सेकंड फिर थोड़ा सा मैं, क्योंकि मेरे को इतना नहीं मालूम था, वो थोड़ी दूरी गए। मैंने कहा डैडी भाग गए, वो चले गए आगे, आप दौड़ाओ। तो मेरे साथ में नाला लगता था, मेरे डैडी ने नाले में छलांग लगाई तो वो आग बुझा ली। और वो अभी डैडी खड़े ही हुए हैं तो पीछे से किसी हजूम ने देख लिया, वो कहते दौड़ो दौड़ो, सरदार जी बच गया। फिर दोबारा आए, फिर दूसरी बार मेरे डैडी को आग लगाई। फिर ये लोग वहां से आए हैं, उन्होंने सरिये के साथ मेरे डैडी को मारा। मेरे डैडी के मुंह से खून निकला और नाक से खून, बहुत बुरी तरह उन्होंने मारा। फिर उन्होंने पाउडर डाल के मेरे डैडी को मेरे सामने जलाया। तो उसी वक्त हंगामे में मेरे को किसी ने देख लिया, कहते इसकी लड़की भी फेंको और 15 मिनट बाद इसका सिर्फ बच्चे भी मार दो, लड़के भी। मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहती जिसने मुझे बचाया, कि वो अभी भी उस कॉलोनी में ही रह रहे हैं, हिंदू फैमिली है। वो मुझे उठा के लेके आए क्योंकि मेरी टांग टूटी हुई थी, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। और मुझे उन्होंने
बचाया। जब मैं घर पर आई देखा कि हमारे घर को आग लगी हुई है, पुलिस वाले हमारे घर पे गेट पे खड़े हैं, मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हैं। मुझे मेरे भाइयों का भी नहीं मालूम था कि मेरे भाई कहाँ पर। और हमारे जो घर के पास में साथ वाला घर है वो भी सिख फैमिली थी, वो एयरफोर्स में थे। उन्होंने मेरे छोटे भाई को ड्रेसअप करके फ्रॉक पहना के और मेरी ही फ्रॉक पहना के मेरे भाई को लेके गए हैं और फाटक के पास उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन से गाड़ी लेके आए हैं। उस गाड़ी में मैंने अपनी मम्मी को बिठाया और लेके आए। जब आते हुए मैं आई हूँ वापस हम घर से हैं तो मेरे डैडी पूरे जल चुके थे, उनकी सिर्फ इतनी टांग रह चुकी थी जलते हुए। बहुत गुस्सा भर गया था उसके बाद आपके मन में? हाँ, बदला लेना था बिल्कुल। दैट टाइम देन आफ्टरवर्ड आई हैव डन ड्यू टू फीलिंग ऑफ रिवेंज आई हैव डन अ मैरिज विद अ मिलिटेंट आल्सो। उग्रवादी संगठन के संपर्क में कैसे आई, कैसे मिली? 85 में जब ये इन्होंने मुझे 84 के बाद जो एग्जाम्स हुए 85 में मैं यहाँ पर थी तो मेरे को इन्होंने बहुत तंग किया। 2-3 बार मेरे ऊपर हमला भी हुआ। तो मेरे जो ताऊ चाचा थे, हम लोग गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये बात होगी तो हम पर बहुत परेशान हो जाएंगे, तो हम इसकी मैरिज कर देते हैं। तो मेरी मदर ने बोला कि मैं इसकी मैरिज नहीं करूँगी, अभी ये पढ़ती है, इसको पढ़ने दो। तो फिर और डिसाइड किया कि अभी इसे पंजाब डालेंगे। तो फिर मैं पंजाब में मुझे हॉस्टल में डाल दिया था जालंधर में। वहाँ पर मेरे मन में एक गुस्सा सा आ गया कि एक तो मेरे इन्होंने फादर को जला दिया, घर जला दिया, उसके बाद में ये लोग मुझे मेरी मदर के साथ रहने नहीं दे रहे। और मैं जब भी देखती थी तो मेरे मदर बहुत रोते थे। ब्रदर मेरा छोटा था, 13 इयर्स ओल्ड था तब। तो मेरे मन में तब बहुत खुंदक थी कि भी मैंने ये किया कि मैंने बदला लेना। और जिस वजह से मैं बनी वो उस वजह से मुझे 8.5 साल और उसके बाद 11 साल मुझे अंदर रहना पड़ा। और जिसने सब किया और उसके ना वो आज तक भी शरेआम घूम रहा है, उसके ऊपर केस तक नहीं रजिस्टर्ड हुआ। 9 साल जेल में रही हैं आप? हाँ जी। जेल में क्यों डाला गया आपको? टाडा में, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, ही वॉज अ मिलिटेंट। कभी याद आता है ये सब कि कहाँ मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट थी, मैं होशियार थी पढ़ाई में, बहुत कुछ कर सकती थी ज़िंदगी में, बड़े बड़े सपने देखे होंगे शायद आपने भी दूसरे बच्चों की तरह। बिल्कुल। वो मेरे साथ तो जो हुआ इवन मैं अपने बच्चों को वेल सेटल नहीं कर पाई। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जैसे मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, मैं इतनी अपने बच्चों के नहीं प्रॉपरली कर पा रही, क्योंकि मुझे सेटल होने का मौका ही नहीं मिला। आई हैव टू गो प्रिजन। और उसके बाद में कैसे मैं कर सकती थी? केसेस पे बहुत पैसा लगा, वो भी मेरे पेरेंट्स, मदर ने ही लगाया। बेटे के लिए बुरा लगता है, उसके बचपन के कई साल जेल में गुजर गए। एक्चुअली मैंने उसे कुछ बताया नहीं था कि क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ। अब उसे सारे इंसिडेंट का पता लगा। अब वो भी दिल में उसके भी मलाल आता है कि इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया, कि हमें आज तक जस्टिस नहीं मिला। अगर जैसे मैंने एक स्टेप उठाया गलत कि मैंने एक मिलिटेंट के साथ मैरिज कर ली ड्यू टू फीलिंग ऑफ रिवेंज, तो मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट दी। इन लोगों ने इतने सारे किया और ये किया, इनको लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा उनको इन्होंने 2 साल में फांसी दे दी। क्या इनके लिए कोई फांसी नहीं है? फांसी क्या इनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है? कैसे बीते हैं ये 25 साल? बस अभी भी तड़प तड़प के ही दिन निकाल रहे हैं। ये हम इंसानों की जिंदगी थोड़ा सी रही हैं। ये तो है नहीं है कि कभी घर में फादर की बात ना चलती हो या ना हो, जिसने कभी कुछ देखा ना हो और फादर ही सब कुछ करते हो। इवन मैं तो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, मैं अपनी गाड़ी में जाती थी, अपनी गाड़ी में आती थी। हमने तो कभी कहीं देखा भी नहीं था ना, कभी शॉपिंग करने गए ना कुछ, फादर के साथ। और मेरा तो अपने फादर के साथ बहुत ही अटैचमेंट था। एक दिन भी अपने फादर से अलग नहीं हुई थी और एकदम 25 साल हो गया अलग होते हुए, तो महसूस क्यों नहीं करूंगी? वो भी ऐसी मौत, और वो भी मैंने अपने सामने देखी चलते हुए। क्या चाहती है? मैं तो जस्टिस चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ जैसे मेरे फादर को मारा किया, कम से कम उनको सजा। अगर ये लोग नहीं ऐसे मौत दे सकते
मेरे हिसाब से तो उनको ऐसे ही मौत देनी चाहिए जैसे मेरे फादर को मारा, ऐसे ही मारे, या जैसे इन्होंने 3 दिन दिए हम लोगों को जलाने के लिए, मुझे 3 घंटे ही दे दें और सामने वो पेश कर दे मेरे, मैं 3 घंटे में उनका वो हाल बना दूं जो इन्होंने मेरा 3 दिन में हाल बनाया। निर्भीत जी की आंखों में जो आंसू हैं, उनसे उनका दर्द और उनकी बातों से उनका गुस्सा साफ झलक रहा है। और शायद ये गुस्सा हम में से किसी के भी दिल में होता अगर हमने वो सब कुछ सहा होता जो इन्होंने सहा है। निर्भीत ने जो गलती की उसकी सजा ये भुगत चुकी है। 9 साल जेल में गुजारने के बाद ये बरी भी हो गई। लेकिन वो जिन्होंने एक सीधी सादी लड़की को उग्रवादी बनने पर मजबूर किया, आखिर उन्हें सजा कब मिलेगी? अपनों ने मारा, जिनको आजादी लगी थी उन्होंने मारा है। शर्म आती है मेरे को, ऐसे हिंदुस्तान की बेटी कहती हूँ, शर्म आती है। जो दंगे कहते हैं मैं तो घबरा जाती हूँ, वो कत्लेआम था। किसी घर में आके किसी कोई कत्ल करी जाओ, घर जला दिया, बच्चे जला दिए, तो बस आगे चलते बने। इसको कौन कहेगा दंगे है? एक ओंकार सतनाम। 84 में जो हुआ वो वाकई कत्लेआम था, जब हजारों मासूम बेबस लोग बेदर्दी से मार दिए गए। न स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को बख्शा गया, न फौजियों को। एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी, एक फौजी की पत्नी ने भी अपना सब कुछ खो दिया उस तबाही में। न पिता की कुर्बानियां काम आई, न पति का देश के प्रति कर्तव्य। जगदीश ने अपने पति के अलावा अपने 17 साल के होनहार बेटे और 3 जवान भाइयों को भी अपनी नजरों के सामने मरते देखा। रात भर वो माँ अपने बेटे के शव से लिपट कर रोती रही, तो कभी एक पत्नी अपने पति की लाश को सहलाती रही, और फिर बदहवासी के ऐसे 4 दिन कि सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जगदीश जी, याद है सब कुछ? कभी भूल ही नहीं सकता। जब मैं मरूंगी कहानी मर जाएगी, जीऊंगी कहानी जिएगी। कभी भी भूल नहीं सकती। क्या हुआ था आपके साथ? बस 31 तारीख को सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो 1 तारीख तक 9 बजे तक कुछ भी नहीं था। हम आराम से बैठे, नाश्ता किया सबने रल के, तो टीवी पे देख रहे थे। 9-10 बजे अगली तरफ पार्ट 2 में आग लग गई। तो जो छोटे बच्चे घर में थे इनको भगा दिया, भी भाग जाओ, पड़ोसियों के घर में भाग जाओ, आप छोटे बच्चे डरेंगे। 3 लड़की थी, ये छोटा सा एक बेटा था, पड़ोसियों के घर में भगा दिया। बस 10-15 मिनट में हमारे घर में वो सब लोग आ गए। आते ही वो जो लड़का खड़ा था उसके द्वाले हो गए, उनके डैडी के द्वाले हो गए। उनका तो ड्राइंग रूम में बिल्कुल सिर फेंके, तो वहाँ ड्राइंग रूम में लटा दिया। लड़का थोड़ा सा भागा, बस वो गया तो वहीं आग लगा दी, जला दिया। तो फिर जब वो लूटने पटने वाले चले गए आग लगा के, तो मैं भागती फिरती थी कि, और ये पति तो वहाँ पड़ा ही था मेरे सामने, तो बेटा कहाँ गया? जब मैं भागती गई तो एक ने मेरे को बताया कि बेटा तो वहाँ वो सामने बेंच जल रहा। जब मैं भागती हुई गई तो उसके एक तो श्वास थे, अभी आग लगाई। मैंने उतनी से आवाज दी, मैं कहा अब मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरे को सब कुछ बख्शा, अब कलगी वाले के चरणों में लिपटा, अब गुरु नानक का बेटा आया, वाहिगुरु बोल, सतनाम बोल। तो मैंने वहाँ बड़ी दुआई दी, कोई मेरे को पानी दो, कोई मैं अपने बेटे के मुंह में पानी डाल दूँ। मैंने एक ने जग में पानी लाई, मैं थोड़ा सा मुंह में पानी डाला, 2-3 श्वास लिए तो बस खत्म हो गई कहानी। एक दफा पुलिस स्टेशन गई 3-4 बजे, भाई सब मेरे घर में जैसा हो गया है। उन्होंने बस वो पुलिस चौकी वालों ने मेरे को डांटा, कहने लगे देख आपके घर में मर गया तो क्या हुआ, वो अभी तो बहुत मर रहे हैं, जब सब मर जाएंगे जो सबका होगा वो आपका भी हो जाएगा। फिर क्या था, फिर घर में आ गई, बैठी रही। शाम को बच्चे भी निकाल दिए उन्होंने।
फिर इनको ऊपर छत पे लटा दिया छोटे बच्चों को। मैं इनको कहा भी जो मेरे को कोई मार भी दे, आप बेटा नीचे मत उतर। कभी ऊपर जाती थी, इन बच्चों को दिखाती, कभी अपने बेटे के सिर पे हाथ फेर देती, कभी पति के हाथ। तो वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करती फिरती रहती। 3 तारीख को इंदिरा गांधी जी का संस्कार हो गया, तब बाद में उनको निकाल के सारे घर का सामान ऊपर डाल के तो संस्कार, जब संस्कार करने लगे तो मेरे को उन्होंने छुपा रखा था। मैं कहा मैं गुरु गोबिंद सिंह की बेटी हूँ, मैं छुप के नहीं बैठूं, मैंने अरदास करनी है। सिख की अरदास है, अंतिम संस्कार मैं करूंगी अरदास। हाँ, एक मेरे को बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं बहादुर की बेटी हूँ और बहादुर की पत्नी हूँ। जब मेरे बेटे देश के कौम के लिए मरता, आज मैं छाती तान के कहती मेरा बेटा देश की सेवा करता हुआ मरा। छाती तान के कहती मैं शहीद की माँ हूँ, शहीद की पत्नी हूँ, शहीद की बहन हूँ। आप क्या कहूँ, अपनों ने मारा है, क्या कहूँ, क्या बहादुरी ले गए हैं। अपनों ने मारा, जिनको आजादी लेके दी उन्होंने मारा है। शर्म आती है मेरे को, ऐसे हिंदुस्तान की बेटी कहती हूँ, शर्म आती है। कभी कभी बाप को कोसती हूँ, तो लड़ते थे आजादी की लड़ाई, अंग्रेज होते काश हमारे बच्चे ना चलते, तो लड़ते थे। कभी कोसती हूँ, क्या लिया आजादी, तो आगे क्या लिया आजादी से, उन्हीं का खून उन्हीं को राजधानी में जला दिया। आपके बेटे गुरदीप उस वक्त बहुत छोटे थे, 6 साल की उम्र थी आप? 6 साढ़े 6 साल। कुछ याद है आपको? मेरे को इतना याद है कि हमको सुबह कोई 9-10 बजे 11-10 के करीब पड़ोसियों के घर में भेज दिया कि मैं और मेरी 3 बहनें, और उधर हम रहे। उधर पहले से हमारे मामा जी थे, वो वहाँ पर वहीं पे थे, उन्होंने बाल काटे हुए थे पहले। जब हमारे घर कोई दोपहर के टाइम हल्ला हुआ, तब उन्होंने जल्दी से मेरे को पकड़कर मेरे बाल काट दिए। मैं तो कटवाता नहीं था, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा और मेरे बाल काट दिए। फिर रोने लगा, भाई कौन बनेगा, डैडी कौन। मैं कहा मैं भाई हूँ, मैं डैडी हूँ, मैं डैडी बनूंगी, भाई बनूंगी, बस इतनी बात है, चले जाओ। मैं ही भाई हूँ, मैं ही अब डैडी हूँ, अब बस बोलना नहीं, बस सब कुछ मैं हूँ। ये 25 साल बहुत मुश्किल से निकले। हाँ, 25 साल फिर मैंने वो अकाल तख्त जाके मैं ये बाना पहन लिया, अमृत छक लिया। सिख तो थे ना, अधूरे सिख के थे, पूरे सिख बन गए। आपको लगता है अब आपको इंसाफ मिलेगा? ना, कुछ नहीं मिलेगा। 25 साल हो गए, बताओ, जो वहाँ पैदा हुए आज 25 साल के हो गए। जब जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए। लेकिन आप अभी भी लड़ रही हैं इंसाफ के लिए। नहीं, वो तो मैंने पहले ही बताया है। देखो, जब हम मर जाएंगे कहानी मर जाएगी, तब जब तक हम जिएंगे कहानी जिएगी। जब खूनी साके लिखे जाते हैं तो वो मरने के बाद ही लिखे जाते हैं। ये एक ऐसा खूनी साका है, ऐसा कत्लेआम है, इसको सरकारी कत्लेआम बोलना चाहिए। इसको कभी भी दंगा, जब कोई बोलता है दंगा, मेरे को बहुत घबराहट होती है कि दंगा वो होता है, हम भी मारते, वो भी मारते, गलियों में दंगा मचता। दंगा तो मचा ही नहीं। बिल्कुल, जगदीश कौर जी बहुत हिम्मत वाली महिला है। इस उम्र में भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से नहीं घबराती, सिर्फ इसलिए कि इंसाफ की जीत हो। लेकिन 25 साल में न जाने कितनों ने तो इंसाफ की उम्मीद भी छोड़ दी। 25 साल बहुत लंबा वक्त होता है। कितने गवाह तोड़ लिए गए, कितने डर कर मुकर गए, और न जाने कितने गवाही देने का इंतजार करते करते ही इस दुनिया से चले गए। इसी बीच मेरी बेटी ज्यादा रोने लगी तो मैंने उसको गोदी में लिया, आंखें बंद की और सोचा कि अगर हम जब बहनों को खोज रहे हैं, इनकी लड़कियां कहाँ, तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तो मैंने आंखें बंद की और उसका गला दबा दिया। चौरासी के वो 4 दिन जब सड़कों पर, गलियों में खुलेआम मौत का मंजर था, हर तरफ खौफ का नजारा। इतना खौफ कि एक मां ने अपनी 2 महीने की मासूम बच्ची का गला दबा दिया। बहुत
बहुत मुश्किल था उस माँ के लिए। आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाई है वो, लेकिन उसके पास उस वक्त कोई और रास्ता भी कहाँ बचा था। पति, माता पिता और 2 भाइयों को वो खो चुकी थी। जिंदा जलते घर वालों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे तैसे दोनों बेटियों और छोटी बहनों को लेकर वो छुपी थी। दरिंदे चारों तरफ घूम रहे थे। ऐसे में बिलखती रोती हुई उस बच्ची की आवाज अगर उन हैवानों तक पहुंच जाती तो शायद बाकी सबका बचना भी नामुमकिन था। बलविंदर जी, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? 31 की शाम को ही हम लोग सब घर पे बैठे हुए थे, तो पता चला कि इंदिरा गांधी की जी की डेथ हो गई है। तो सुबह करीब 9 बजे की बात है। मैं मम्मी पापा और मेरे घर में बहुत कम ही दूरी थी, तो छोटी बेटी मेरी जो 2 महीने की थी उस वक्त, उसको लेके मैं बैठी हुई थी। तब तक मेरे पीछे एक फैमिली है, उनका लड़का आया और बोला कि अरे सब सरदारों ने इंदिरा गांधी को मार दिया है, अब सब सारे सरदारों को मार दो। तब तक एक मॉब चिल्लाने लगा कि ये भी सरदारों का घर मारो मारो। तो मेरे पीछे में मेरे एक टीचर रहते थे, मिश्रा जी, वो दौड़ के आए, बोले कि चलो मेरे यहाँ, मेरे निकनेम से मुझे बुलाया कि बिंदु चलो तुम्हारी बेटी को लेके मेरे घर पे चलो। जैसे ही हम लोग, मैं और मेरी दोनों बेटियां गए, पीछे से मेरी सिस्टर्स भी उसी घर में बच्चों को, छोटी बेटी को लेके वो भी पीछे चली गई, मैं बड़ी बेटी को लेके चली गई। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे तो 10-15 मिनट हुए होंगे कि हमारे घर पे अटैक हो गया। जब मिश्रा जी के घर पर थी जी, ये समझ में आ रहा था कि बाहर जो मेरे घर के लोग हैं, मेरे पति, मेरे माता पिता, इन सबको मार डाला जा रहा है? उनकी चीखें जब मैं सुन रही थी तो एक बार दरवाजा खोल के दौड़ के बाहर गए। मैंने पड़ोसियों को देखा तो मैंने उन्हें कहा प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को, मेरी फैमिली को बचा लीजिए। तो वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सुन रही थी मेरी मम्मी की चीखें कि मेरे बेटे को मत मारो, प्लीज़ मेरे बेटे को मत मारो। तो मेरे छोटे भाई की मतलब चीखें हमको सुनाई दी। तो जैसे ही दरवाज़ा खोल के सोचे कि उसको लेके आते हैं अंदर, तो वहाँ से सुनाई दिया कि पुलिस के कुछ टोपियाँ वो दिखे, कपड़े दिखे, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उनकी लड़कियां कहाँ हैं। सारे तो खत्म हो गए, लड़कियां कहाँ हैं। जैसे हमने ये बात सुनी सब लोग पीछे हटके, फिर हम लोग एक अलमारी थी, एक बेड था, उसके पीछे छुप गए। इसी बीच मेरी बेटी जो छोटी वाली थी उसका सुबह से ही करीब 10:30-11 बजे से ही वो सोचे किसी तरह हम लोग उसको चुप करा रहे थे दोनों को। और 2 महीने की थी, 1.25 साल की। तो कभी मेरी बहन उसके मुंह के आगे हाथ रखती है तो बिना खाए पिए वो रेंग रेंग के उनके घर से पानी लेके आए नल से कि अगर उठ के खड़ी हुई तो शायद कोई बाहर देख लेगा। तो जब वो ज़्यादा रोने लगी तो मैंने उसको गोदी में लिया, आंखें बंद की और सोचा कि अगर जब बहनों को खोजना, इनकी लड़कियां कहाँ हैं, तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तो मैंने आंखें बंद की और उसका गला दबा दिया। मेरी छोटी बहन ने उसको मेरी गोदी से खींच लिया तो वो बेहोश हो गई थी। तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे, जो हस्बैंड के बड़े भाई थे, वो उसी इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर थे। उन्होंने बताया कि कोई भी नहीं बचा है। जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिन तक मेरी क्या स्थिति थी। मुझे जब कहते हैं कि डेड बॉडीज को मैंने आइडेंटिफाई किया, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि आज 25 साल गुजर गए, मुझे नहीं याद है कि मैंने किस बॉडी को आइडेंटिफाई किया या नहीं किया। और फिर मैं हॉस्पिटल ले गए मुझे। वहाँ मुझे शायद तीसरे दिन 1 नवंबर की बात है, 4 तारीख को मुझे मेरी बेटी को दूध पिलाने के लिए जब उन्होंने दिया तो मुझे ये विश्वास नहीं हुआ कि वो जिंदा है। आज भी ये सोचकर 25 साल बाद ये घबराहट होती है कि अगर उस दिन मेरी बेटी मर गई होती मेरे यहाँ तो होती तो है। जब मैं उसे देखती हूँ आज बड़ी होती, जैसे जैसे देखती थी उसे जब बताते हैं तो वो कई बार ऐसे ही मेरा मन हल्का करने के लिए बोलेगी तो क्या हुआ, उस समय हालात ऐसे थे तो क्या हुआ। तो मुझे रोना आ जाता उस वक्त कि मैं क्या करने जा रही थी।
शायद मैंने उस वक्त यही सोचा था कि अगर इसकी जान जाने से बाकी लोगों की इज्जत बचती है या जिंदगी बचती है तो शायद उस वक्त का मेरा वो डिसीजन सही होता। आज जरूर मुझे लगता है कि मैं क्या करती। अब भले ही जैसे बलविंदर जी कह रही हैं कि इनका दिल हल्का करने के लिए ईशा कहती है कि क्या हुआ, लेकिन हमने ईशा से बात करने की कोशिश की। सिर्फ 2 महीने की बच्ची थी वो उस वक्त, लेकिन वो आज भी कहती है कि वो उस सब के बारे में, 84 के दंगों के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं बहुत गहरा सदमा बच्चों को लगा है। हाँ, वो हमेशा कहती मुझे कि ये जब आपने मुझे फ़ोन किया था यहाँ पे ना, तो आप विश्वास करोगे मैंने 25 साल बाद अपने घर वालों की तस्वीरें देखी हैं। मैंने आज तक कभी वो तस्वीरें ही नहीं देखी। आपको कुछ सुनवाते हैं? हाय ममा, quite a surprise, isn't it? जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चला कि ऐसा हुआ था और 84 राइट में किन परिस्थितियों के समय हमारे साथ जो हादसा हुआ था और आपने किस तरीके से हमें उस सिचुएशन से निकालकर आज यहाँ पर पहुँचाया है। एंड नॉट ओनली बिकॉज आई एम अ डॉटर but as a particular human being, I think so. You are the strongest person I've ever come across. All that I can say is you. I love you, and no matter what, I love you, no matter what. बहुत मुश्किलों से बड़ा किया है। जी हाँ, क्योंकि कोई था ही नहीं और देयर वाज नो मेल मेंबर इन आवर फैमिली दैट टाइम, ओनली फीमेल थी, 6 फीमेल। आप सोच सकते हो कि मैं खुद उस वक्त कितनी रही होंगी कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन अभी पूरा भी नहीं किया था, इंटरमीडिएट में थी, मेरी शादी हो गई। ससुराल से जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड आए, मैं हिसाब लिख रही थी तो मेरे पापा बोलते हैं कि मैं तो सोचता था कि अभी तुम बच्ची हो, घर पे तो कभी तुमने कोई आज तक सोचा नहीं कि राशन कहाँ से आता है, दूध का क्या हिसाब है। तो देखिए ये बात मुझे आज तक भी कभी नहीं भूलती है। मैंने उनको तुरंत कहा कि अरे आप जिम्मेदारियां दे के तो देखिए, कभी तो दिए ही नहीं है, तो मैं निभाती हूँ कि नहीं निभाती हूँ, आपने तो कभी मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं दी। तो मुझे लगता कि मैं शायद वो आखिरी उनके शब्द थे कि मैंने कहा और वो एक बैग इतनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के चले गए। उसके बाद आपने बोकारो में नौकरी की। बोकारो में क्या हुआ था कि स्टील प्लांट वालों ने बार बार मुझे बुलाया था, वो मेरे पापा की नौकरी थी। तो वहाँ पे नौकरी तो मैंने ज्वाइन कर ली कि देखिए जीने के लिए तो कुछ चाहिए ही। वहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मैं वर्किंग वीमेन हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे। वहाँ मेरे ऊपर अटैक कर दिया लोगों ने। जब रंगनाथ कमीशन आया था तो उस समय क्लोज डोर सुनवाई हुई थी, तो आई विटनेस थी मैं। लेकिन फिर वहाँ के हालात देखते हुए इतनी फेड अप हो गई कि मैंने वो जॉब ही छोड़ दी वहाँ पे। ये 25 साल क्या बहुत डर में बीते हैं? आज तक मैं ग्राउंड फ्लोर पे कभी नहीं सो पाई हूँ, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। मैं जब भी कहीं फ्लैट जब मैंने लिया तो मैंने टॉप फ्लोर पे लिया, क्योंकि बोकारो में टॉप फ्लोर पे रहने वाली बहुत सी फैमिलियां थी जो बच गई थी। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात घर कर गई कि अगर फिर कभी ऐसा होता है तो शायद सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रहेंगे तो बचने का कोई उपाय रहेगा। गुस्सा है? हाँ, गुस्सा तो बहुत है। इंदिरा गांधी जी की मौत के पीछे अगर कोई 2 लोगों ने गलती की, 2 लोगों ने उन्हें मारा, तो इतने लोगों की जिंदगियां जो खराब हुई, इसमें मेरा या बाकी लोगों का क्या दोष था? बिना किसी गलती की इतनी बड़ी सजा, एक साथ परिवार को खो देना, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसा दर्द है। और क्या ये दर्द और बढ़ जाता है जब ये एहसास है कि 25 साल में इंसाफ नहीं मिला है, उसी का इंतजार कर रहे हैं? शायद इसीलिए मैं आज आपके साथ हूँ। कभी मेरे पापा कहते थे कि ऊपर वाले की जो लाठी है वो बेआवाज होती है, तो न्याय तो कभी ना कभी इंसान को मिलता ही है।
तो शायद हो सकता है कि 25 साल गुजर जाने के बाद ही न्याय मिले। बिल्कुल सही बात कह रही हैं बलविंदर जी। 84 के दंगों का शिकार बने लोगों का दर्द कम हो भी तो कैसे, 25 साल हो गए हैं और आज तक किसी को सजा नहीं हुई। 4000 लोग सरेआम कत्ल कर दिए गए और पुलिस को एक भी हत्यारा नहीं मिला। बड़ा जो भाई था हमारा टीवी के खोखे में डाला हुआ था, उसको अंदर डाल दिया, फिर उसमें न पर्चा मारा, वो उसके पेट की आंतरें निकल गई भाई की। और जो भतीजी या घर वाला था उसको हमने ऐसे सुला दिया, छोटा बच्चा था, हमने सुला दिया भी इसको ये जच्चा हुआ है, उसको भी लड़के को मारा, छोटा बच्चे को आग में डाल दिया, उसके पीछे जल गया बच्चा वो। के दंगों का दर्द भागी कौर आज तक महसूस करती है। सब कुछ छिन गया था उन दंगों में। परिवार के 11 लोग इस तरह से बेरहमी से मार दिए गए कि किसी एक का शव तक नहीं मिला अंतिम संस्कार के लिए। अपनों को बचाने की बहुत कोशिश की थी उन्होंने। सिख होते हुए भी अपने पति के केश काटे, बेटों को लड़कियों के कपड़े पहनाए, लड़कियों जैसे बाल बनाए, छोटे भाई को टीवी के छोटे से डब्बे में छुपाया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार हुई। न पति बचे, न चारों भाई और न ही बाकी रिश्तेदार। माता पिता को दंगाई छोड़ गए थे, लेकिन वो भी सदमे से साल भर में ही गुजर गए। 31 तारीख को लड़ाई हुई, जब तो पथराव हुआ पहले हमारे मतलब सारे इकट्ठे होके, और वो इधर मस्जिद थी, मस्जिद के आगे इकट्ठे हो गए, उनके भी बंदे पथराव किया, सामने उन्होंने भी लड़ाई करी, इन्होंने भी पत्थर मारे। 2 घंटे तो आमने सामने मुकाबला होता रहा। आई पुलिस कहते सब अपने अपने घरों में चले जाओ। फिर कहते गुरु ग्रंथ साहब जलाना है, तो उसके लिए फिर हमारे सारे सरदार वहाँ भागे भी, हम गुरु ग्रंथ साहब नहीं जलाने देंगे। फिर भी जो गुरु का वो सेवादार था और ग्रंथी था, उनको दोनों को बाल पकड़ के बांध के और फिर आग लगाई, दोनों को गुरु ग्रंथ साहब से जला दिए। वहाँ का ये करके फिर घरों में सब कहते सब अपने अपने घरों में चले जाओ। वहाँ पर घर में गए तो 4 मेरे भाई, हम परिवार एक ही घर में था सारा, 4 मेरे भाई मार दिए और एक मेरा घर वाला, 2 मेरी बहनों के घर वाले, एक भतीजा और एक मेरी भतीजी का घर वाला। ऐसे करके बड़ा जो भाई था हमारा टीवी के खोखे में डाला हुआ था, उसको अंदर डाल दिया, फिर उसमें न पर्चा मारा, वो उसके पेट की आंतरें निकल गई भाई की। और जो भतीजी या घर वाला था उसको हमने ऐसे सुला दिया, छोटा बच्चा था, हमने सुला दिया भी इसको ये जच्चा हुआ है, उसको भी लड़के को मारा, छोटा बच्चे को आग में डाल दिया, उसके पीछे जल गया बच्चा वो। और जो मेरा भाई था वो दूध मतलब कढ़ाई लगाता था, सुंदर सिंह, उसको मारने के लिए आगे तो वो भाई कहता मैं जाता हूँ भाई, मेरे भाई और बच जाएंगे, भाई तुम अपना देख लेना, मेरे बच्चों का देखभाल कर लेना, मैं मर गया तो। भाई किया, फिर वो क्या नाम उसको मार दिया। भाभी हमारी गिरी जाके तो उसको उठा के दूर फेंका है, उसको भाभी को भी एक एक करके इस तरह बुरी तरीके से मारा। और जो इंदर सिंह था और सो क्या नाम मनोहर सिंह था, वो दोनों बाप बेटे घर से बाहर निकल गए थे, भाई हम बच जाएंगे, जब घर में ही मार रहे हैं हम बच जाएंगे। फिर वहां जाके पीली कोठी पड़ती थी चिल्ला गांव की तरफ, उधर दोनों को मार दिया बाप बेटे को। आपने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश की, वो काम फिर वो उसको भी मार दिया ना, वो तो वहां से घर से तो निकाल के ले आई थी, चिल्ला गांव में मार दिया उसको, घर से तो मैं बचा के ले आई थी अपने पति। आपके सामने मारा? मेरे सामने फिर मारा, खींच के ले गए उसको। अभी आप उस वक्त 15 साल की थी जी। आपको कुछ याद है घर में क्या हो रहा सारा था? याद है। 15 साल की उम्र थी मेरी। 31 तारीख को इंदिरा गांधी को गोली लगी थी। 31 तारीख को जैसे गोली लगी तो देख रहे थे, ऐसे ही सुन रहे थे भी इसको गोली लग गई, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसे अन्याय होएगा। आपके घर में क्या हुआ था? हमारे 10 लोग मारे गए घर में से, पिताजी, भाई, ताए, चाचे, जीजा, मामा, मासड़, 10 लोग मारे गए। एक एक बंदे को निकालते गए, मारते गए, जिंदों को जलाते गए, पेट्रोल डालते गए, गले में टेर डालते गए। और हमारे घर के अंदर पूरा हमारा परिवार इकट्ठा था। हमारे घर पर दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने, दरवाजा तोड़ के आग लगा दी घर में। 3 दिन ऐसे ही हम रोडों पे भटकते रहे, कभी इधर भगाते थे हमारे को, कभी इधर भगाते थे, जैसे जंगलों में भेड़ बकरियों को हाँक देते हैं, ऐसे जो भी कोई टकरता था मारने वाला ही टकरता था।
3 दिन ऐसे ही रोते रहे, चिल्लाते रहे, भटकते रहे। फिर मिलिट्री आई थी 3 तारीख को, फिर उन्होंने उठा के सबको इकट्ठा करके और कैंपों में डाला। हमने सोचा हमारे परिवार वाले हमारे को शायद मिल जाएंगे। इंतजार करते करते ये टाइम आ गया, अभी तक तो हमारा कोई परिवार वाला मिला ही नहीं हमारे को। एक भी शव नहीं मिला संस्कार के? किसी का भी नहीं मिला। वो उसके ज्ञान सिंह की तो आंतरें निकल गई थी मेरे भाई के भजन के घर में। आंतरें निकली हुई ऐसे चुन्नी के साथ बांध रहे। वो पानी मांग रहा है हैंडपंप की, वो हथियां भी निकाली उन्होंने, तारें कनेक्ट की तारें फेंक दी। उसको पानी कहाँ से देते जब घर में पानी नहीं था। जब तक हम जिंदे रहेंगे हम नहीं भूलेंगे 84 को। हमारे को क्या इंसाफ मिला? कुछ भी नहीं इंसाफ मिला है हमारे को। ये सिर्फ इन 2 महिलाओं की कहानी नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो 84 में हुई दरिंदगी का निशाना बने। यकीन मानिए ऐसे भी परिवार हैं जिनके 21 लोग तक एक ही दिन में खत्म कर दिए गए। पूरे परिवार में एक भी पुरुष नहीं बचा। तेरे मेरे बच्चे ब्याज पे मूल पे लेके बैठी हूँ बेटा। मेरा कोई नहीं दिया जलाने वाला रहा। मैं किसको कहूँ बेटी, बता। जिंदगी लाइव में आज हमारे साथ हैं वो लोग जिन्होंने 25 साल पहले मौत का ऐसा तांडव देखा कि रूह कांप उठे। अपनी नजरों के सामने अपनों को जिंदा जलते देखना, ऐसे जले हुए शव कि माँ बेटे तक को नहीं पहचान सकती थी। अपने पिता, पति, बेटों, रिश्तेदारों की दर्द से भरी चीखें, उनके खून में लथपथ लाशें, बहुत कुछ देखा इन लोगों ने। उन 4 दिनों में इतना दर्द कि शायद मौत जिंदगी से बेहतर लगने लगी थी। आज हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो 84 के दंगों का शिकार बने। हर एक की अपनी अलग कहानी है। 1984 में मैं 7th क्लास में पढ़ता था। मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरे चाचा को मार दिया गया मेरे आंखों के सामने, मेरे मामा जी को मार दिया गया। एक ही साथ में पड़ोस में घर था, मेरी मम्मी मुझे वहाँ ले गई। 3 दिन तक मैं उसी 32 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में रहता था, वहीं घूमता रहा। मैंने 3 दिन सरेआम कत्लेआम देखा। सर काट दिया, जिंदा जला दिया, पेट फाड़ दिया। ऐसी लाशें पड़ी थी जैसे जानवर पड़े। ऐसा दृश्य मैंने देखा। मैं चाहता हूँ भगवान ऐसा दृश्य कभी भी किसी को पूरी लाइफ में ना दिखे। आप कुछ बताना चाहते हैं? मेरा जिंदा बेटा जलाया गुरुद्वारे के सामने, और मैं गुरुद्वारे में हाथ जोड़ के खड़ी रही, भैया मत मारो इसे, मत मारो। मेरे जिंदे बेटे को मार दिया और जिंदा जला दिया। वहां गई झुग्गी में, मैं चादर लेके उड़ा दो, चादर नहीं मिली, झुग्गी भी लुट गई। वो वहां कैसे जी रही है वो किसी को पता नहीं कैसे जी रही है। मैं खूब जी रही हूँ, लेकिन रात दिन सोती नहीं हूँ। यही याद आते कि बच्चे कहाँ है मेरे। मेरा कोई नहीं दिया जलाने वाला रहा। मैं किसको कहूँ बेटी, बता किसको कहूँ? मेरा दर्द किसी ने नहीं जाना आज तक। और जहाँ जहाँ सारे जितने 27 नंबर गई हूँ, 28 नंबर गई हूँ, कोर्ट सारी घूम के आ जाऊं, कोई सुने नहीं, बात ही नहीं सुने, कोई सुनने को राजी नहीं। ऐसे ऐसे मेरे साथ हाल हुए बेटी, पता नहीं कैसे जी रही हूँ। किसी ने नहीं पूछा, आज पूछा है बेटी आपने। भला हो तेरा, मेरी जिंदगी भी तेरे को दे दे भगवान। इन लोगों की बातें सुनकर, आंसू देखकर, दर्द महसूस करने के बाद हमारे पास अब कुछ भी कहने सुनने को कहां बचा है। 25 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और अंग्रेजी की एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 84 के दंगों की बातें चुनाव के वक्त बहुत होती हैं, पर ना उसके पहले ना उसके बाद किसी को इन लोगों की याद आती है जो 25 साल से राह तक रहे हैं उस एक फैसले की जो इन्हें इंसाफ दिलाएगा, जो इनके जख्मों पर मरहम लगाएगा, जो इनके जीने का मकसद पूरा करेगा। और न जाने इनमें से कितने उस फैसले की राह देखते देखते इस दुनिया से ही चले गए। क्या इनका इंतजार कभी पूरा होगा? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा उनको इन्होंने 2 साल में फांसी दे दी। क्या इनके लिए कोई फांसी नहीं है? फांसी क्या इनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है?
बिना किसी गलती की इतनी बड़ी सजा, एक साथ परिवार को खो देना, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसा दर्द है। जब हम मर जाएंगे कहानी मर जाएगी, तब जब तक हम जिएंगे कहानी जिएगी। मैं ना रात सोती हूँ ना दिन सोती हूँ, ना भगवान ने सुनी ना सानू ने सुनी है।